देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, फटाफट से समझते हैं। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 को तो क्या कहता है, क्लास होगी आपकी चाहे थोड़ा बहुत लेट हो। असर्शन क्या है फटाफट से पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन यानी सीसीई सोनली फोकसेस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, यानी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वह पूरी तरह से सोनली किस पे फोकस्ड होता है, शैक्षणिक उपलब्धियों पर और परीक्षा के परिणामों पर, कि भाई नंबर कितने आ रहे हैं, और एकेडमिक्स पे, यानी एकेडमिक्स मतलब पढ़ाई लिखाई किताब कॉपी से संबंधित, पेन पेपर टेस्ट से संबंधित, तो शैक्षणिक उपलब्धि यानी एकेडमिक अचीवमेंट। इसका रीजन क्या दिया है, सीसीई इनकॉर्पोरेट्स बोथ फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी जो सीसीई है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो इनकॉर्पोरेट करता है एफए और एसए दोनों को। ये बात तो सही है कि एफए और एसए दोनों शामिल होते हैं सीसीई में, क्योंकि एफए से फीडबैक मिलेगा, इंप्रूवमेंट होगा, और सबमिटिव से जजमेंट यानी मार्क्स कितने आए वो समझ आएगा। दोनों ही चीजें होती हैं सीसीई में, ये बात तो सही है। तो ये बात तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों को जांचना होगा, सिर्फ बच्चे के दिमाग को नहीं, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज से लेके बाकी उसके दिल को भी कि वो कहां है ना। तो ये क्या हुआ, ये बात तो ट्रू हो गई। तो आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, कहीं लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं हो सकते क्योंकि ए गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पता नहीं कहां से आप ए ऑप्शन को सही जवाब दे रहे हैं, 56% लोग। क्या क्या पढ़ लिया है आपने भाई, सतत और व्यापक मूल्यांकन पूरी तरह से, पहले क्वेश्चन में ढेर हो गए क्या, पूरी तरह से शैक्षणिक उपलब्धियों और परीक्षा के परिणामों पर केंद्रित है, सिर्फ परिणामों पर केंद्रित है। सीसीई में तो स्कोलास्टिक पक्ष भी आते हैं, तो ये तो गलत है। आप कह रहे हैं ए सही है, दोनों सही कैसे हो सकते हैं भाई, रट्टा नहीं लगाना है कि ए और सही, ए और बी दोनों सही होंगे हमेशा, कुछ समझना है तो इसको जवाब में मार्क कर दो, नहीं, डी ऑप्शन सही है। ऐसे काम ना करें, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है बात, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया करें जो अलग से बताते हैं, चलो करेंगे आगे से, आज तो आप इसको टेस्ट की तरह लीजिए। तो डी ऑप्शन सही था, ना कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा ध्यान से। क्या है भाई ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट है, पहला है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर फिक्स्ड एंड आइडेंटिकल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, यानी सभी व्यक्तियों के लिए विकासात्मक मील या विकासात्मक प्रकार्य जो हैं वो निश्चित और समान है। मील के पत्थर नहीं, प्रकार्य लिख लीजिएगा इसको, है ना, निश्चित और समान है, यानी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो हैं वो सभी के लिए समान होते हैं। क्या सारे बच्चे 1 साल का होते ही पानी पीना शुरू कर देंगे? डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या है पहले तो उनको समझेंगे, पहले इसको अभी के लिए तो यहां से हटा देते हैं कि ऐसा हम नहीं कहेंगे। ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि जो है आपकी, जो हाइट का भी बढ़ना है उसमें आपकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही शामिल है। आपकी खा क्या रहे हैं आप, यानी एनवायरमेंट से जो मिल रहा है डाइट, और आपको हेरिडिटी से जितनी हाइट की क्षमता मिली होगी वो दोनों ही मिलकर के आपकी ग्रोथ होगी। मैचुरेशन इन्वॉल्व्स, या आपके बाकी जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, मैचुरेशन इन्वॉल्व्स द अनफोल्डिंग ऑफ इनहेरिटेड बायोलॉजिकल पोटेंशियल। ये बात हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं कि परिपक्वता में विरासत में मिले जैविक या अनुवांशिकी से मिले जैविक क्षमता का प्रकटीकरण शामिल है, कि एज के साथ आपके दूध के दांत गिर जाएंगे, नए दांत आएंगे, प्यूबर्टी हिट करेगी, है ना, आवाज में चेंज आएगा। ये क्या है, पहले बच्चा दौड़ नहीं पाता था, अब दौड़ पाएगा। ये क्या है, ये मैच्योरिटी के साथ आने वाली क्षमताएं हैं जो हेरिडिटी से संबंधित होती है। ये बात भी सही है। डेवलपमेंट इज सोनली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, सिर्फ हेरिडिटी से ही प्रभावित होता है विकास, ये कहना गलत होगा। तो हमें एक बात तो पक्का पता चल गई कि सेकंड और थर्ड जो हैं एकदम परफेक्ट हैं, सही हैं। तो ओनली वन हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है। सेकंड थर्ड और फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ हेरिडिटी से प्रभावित होता है, ये भी नहीं कह सकते हम। ओनली सेकंड क्यों, थर्ड भी तो उतना ही सही है। तो अगर हमें नहीं पता कि फर्स्ट ऑप्शन सही है या गलत है, तब भी हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ये होती है समझदारी, ये होती है ट्रिक, कि आप सही उत्तर तक कैसे पहुंचेंगे, है ना, कि भाई फर्स्ट तो सही अगर है भी तब भी ऑप्शन के हिसाब से बन नहीं पा रहा, सेकंड थर्ड तो पक्का पक्का सही है। अगर फर्स्ट में कंफ्यूजन है तब भी आप सही उत्तर तक पहुंच गए। अब फर्स्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहानी है ना। सिर्फ 50% लोग, 58% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं अभी भी, इतना समझाने के बावजूद। तो नए क्वेश्चंस में ढेर नहीं हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, डेफिसिट बेस्ड अप्रोच इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिस्करेजेबल बिकॉज। समावेशी शिक्षा में न्यूनता आधारित दृष्टिकोण हतोत्साहित करता है किस चीज को, या हमें डेफिसिट बेस्ड अप्रोच को नहीं अपनाना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है ये बताइए। डेफिसिट बेस्ड अप्रोच को हमें क्यों नहीं अपनाना चाहिए। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि
कि आपका जो है, नेहा कह रही है एनसीईआरटी इंटेलिजेंस के टाइप मल्टीपल इंटेलिजेंस के 8 रखे हैं कि 9 रखे हैं, एनसीईआरटी में 9 हैं। देखो नेहा, अभी अगर लेटेस्ट एनसीईआरटी एक बार मैं फिर भी चेक कर लूंगी, मेरे पास रखी हुई है कि उसमें 9 अपडेट हुए हैं या नहीं। होने को तो 13 तक हैं टाइप्स, लेकिन एनसीईआरटी 8 ही मानती थी अब तक। अगर लेटेस्ट इस बार प्रिंट हुई है एनसीईआरटी और उन्होंने कहा है कि 9 है, तो फिर एनसीईआरटी में जो मेंशन है वही फाइनल है। उसी के बेसिस पे तो आप कल को चैलेंज कर पाएंगे पेपर में, ठीक है ना। ये तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एनसीईआरटी में पहले 7 भी थे, फिर 8 हुए, हो सकता है अब 9 हो गए हो। एक बार मैं चेक करके बता दूंगी आपको जब थियरी करेंगे या मैराथन सेशन लेंगे, है ना। जनवरी फर्स्ट वीक में मैराथन होगा आपका। देखिएगा 60% लोग सी कह रहे हैं। देखिए, डेफिसिट बेस्ड अप्रोच इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिस्करेजेबल बिकॉज इट डज नॉट एम्पावर द टीचर टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द लर्निंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर। ऐसा कह रहे हैं बहुत सारे लोग। कह रहे हैं फास्ट कराइए, कहां जाओगे इतनी रात को, आराम से सर्दी में बैठ के रजाई ओढ़ के सीखो, क्या दिक्कत है? देखिएगा, अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा में न्यूनता आधारित दृष्टिकोण हतोत्साहित करने योग्य है, उसका रीजन पूछा है। इट अलाउज टीचर टू डिस्कार्ड द वीकनेस ऑफ द लर्नर, यानी बच्चे की वीकनेस को साइड करने की बात करता है, डिसरिगार्ड रिजेक्ट करने की बात करता है। इट अलाउज द टीचर टू एलिमिनेट लर्निंग टीचिंग मटीरियल एज पर नेसेसिटी, नहीं। इट डज नॉट एम्पावर द टीचर टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द लर्निंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बल्कि लर्निंग एबिलिटी पे ही फोकस किया जाता है इस डेफिसिट बेस्ड अप्रोच में। अभी समझेंगे ये है क्या, है ना। इट एम्पावर्स द टीचर टू एम्फसाइज द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, यानी सिर्फ लर्निंग एबिलिटी पे ही एम्फसाइज किया जाता है, इसलिए हम क्या कह दे रहे हैं कि ये इसको हटा देना चाहिए। नहीं, इसकी प्रॉब्लम है कि ये टीचर को वीकनेस, बच्चे की वीकनेस को डिस्कार्ड करने की बात करता है, यानी बच्चे की वीकनेस पे ध्यान ही नहीं है। कह रहा है अगर आप पीछे हो तो आपकी गलती है ना। कि तो ये बहुत अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाती इंक्लूसिव एजुकेशन में। डेफिसिट अप्रोच जनरली अभी सीटेट में अभी तक नहीं पूछा है, बस बट वेस्ट बंगाल का एक पेपर हुआ था उसमें ये पूछ लिया था, अभी आंसर की आई नहीं है। आंसर जो है इसका ए ही बनना चाहिए, है ना। तो डेफिसिट अप्रोच इस बात पे ध्यान देती है कि बच्चा अगर पीछे रह जा रहा है तो वो मेहनत करके आगे आ सकता है, बजाय कि ये देखने के कि उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी वीकनेस कहां है, उसको फुलफिल करें। तो ये वीकनेस को क्या कर दे रहे हैं, वीकनेस को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। कह रहे हैं आप अपनी मेहनत से पीछे हैं, अगर पीछे हैं तो, ठीक है ना। होगा अवधेश, आप करते जाइए। मॉक टेस्ट से नंबर इंप्रूव करने की बजाय पहले एनालिसिस करना सीखो, क्योंकि मॉक टेस्ट में मैं मुश्किल क्वेश्चंस भी डालती जा रही हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पैटर्न पे मॉक टेस्ट दिया जा रहा हो आपको, है ना। अगर आपको बिल्कुल बैलेंस्ड में मॉक टेस्ट दूंगी तो आपका सुधर जाएगा, लेकिन हर दिन मेरी कोशिश है कि कुछ कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी ऐड किए जाएं। तो आंसर यहां पे ए बनना चाहिए कायदे में, फिर भी इस पे स्टार मार्क करके रखेंगे। 1-2 दिन में अगर आंसर की आ जाती है वेस्ट बंगाल टेट की और उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन पे, तो मेरे को आप लोग मेल कर दीजिएगा या मैं खुद चेक कर लूंगी। इसका आंसर जो बनेगा वो ए ही बनना चाहिए कि यहाँ पे लर्नर की वीकनेस को रिजेक्ट ही कर दिया जा रहा है, और वीकनेस पे आप काम नहीं करेंगे तो कहां से सीखेंगे आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, व्हेन लर्नर्स ट्राई टू थिंक विद इन द गिवन इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड। अब यही क्वेश्चन आपसे सीटेट में भी पूछा जा चुका है, अभी यही क्वेश्चन आपसे वेस्ट बंगाल टेट में भी पूछा जा चुका है, यही क्वेश्चन आपसे कई जगह पे और भी पूछा जा सकता है। कल के क्वेश्चन का आंसर अभी आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें मैं वो फाइनल कर दूंगी। आज थोड़ा सा समय नहीं था, अदरवाइज मैं आज ही इंक्लूड कर देती उसको, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है जी। 100 से ज्यादा नहीं आ रहे तो 100 नंबर कम नहीं है भाई। आप अपने उस एरिया पे फोकस करो कि जहां गलती हो रही है आपसे, एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट भी इसलिए लगाओ कि एनालाइज कर सको कि गलती कहां है, और मॉक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आप विद इन टाइम, आपका 2.5 घंटे से पहले पेपर पूरा हो जाता है ऑफलाइन ओएमआर भरने के साथ, तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट लगाना है। और दूसरा एनालिसिस के लिए, नंबर पे बहुत ज्यादा फोकस अभी मत करो, फाइनल में नंबर ज्यादा ही आएंगे मॉक टेस्ट से, देखिएगा। तो अगर हम देखें व्हेन लर्नर्स ट्राई टू थिंक विद इन द गिवन इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड, जब शिक्षार्थी दी गई जानकारी के भीतर सोचने का प्रयास करते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम। डी ऑप्शन कह रहे हैं 30% लोग, मतलब आंख बंद करके जवाब दे देना है, बस रट्टे लगा लिए हमने। हाँ भाई, विद इन द गिवन इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग। अगर विद इन द गिवन इंफॉर्मेशन सोचने की बात हो रही है तो कभी भी डाइवर्जेंट तो सपने में भी नहीं हो सकता। आप जवाब कैसे दे पा रहे हैं? एक बार को अभिसारी आप कहते तो मैं मानती कि आपका तुक्का कुछ तो लॉजिक रखता है। डाइवर्जेंट में तो जितना होता है उसके बाहर सोचने की बात होती है। डाइवर्जेंट का मतलब ये दिशाओं में सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, क्रिएटिवली सोचना, कुछ नया सोचना, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, दिशाओं में सोचना, जितना दिया है इंफॉर्मेशन उतने तक नहीं सोचना, ठीक है ना। तो ये कॉन्क्रीट थिंकिंग है, मूर्त चिंतन है। थिंकिंग के कुछ प्रकार हैं, फटाफट से समझ लेते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो दिशाओं में सोचने को कहे, जैसे आपको एक एस्से टाइप क्वेश्चन दे दिया और कहा कि मान लीजिए यूपीएससी के एग्जाम में अगर आपसे एस्से लिखवाया जा रहा है तो वहां आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ हद तक डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आप इस्तेमाल करेंगे, है ना। मतलब कुछ क्रिएटिव आंसर देना, कुछ
डिफरेंट, कुछ नया सोचना, एक समस्या के 50 समाधान सोच लेना, कुछ डिफरेंट सोचना, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, दिशाओं में सोचना। कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जैसे ये आपका एमसीक्यू है कि एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक ही चूज करना है, यानी ये इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ना कि क्रिएटिविटी को। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या है, आपको वन वर्ड आंसर या फिर आपको सिकुड़ता हुआ, यानी कोई एक चीज सही होगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग को टेस्ट करते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग की अगर हम बात करें तो ऐसे टाइप में डाइवर्जेंट थिंकिंग या ओपन एंडेड थॉट निकल करके आता है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब बहुत सारे पॉइंट से एक पॉइंट पे जाना, 4 ऑप्शन थे, एक पे गए आप, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी आपकी जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरा प्रकार का चिंतन हो गया। अगर कॉन्क्रीट की बात करें तो जो भी टू थिंक विद इन दी गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके ही बारे में सोचना, जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस आप गेन कर चुके हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था सीटेट 2018 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है और वो अच्छा पेपर था। तो जो, और इसी तरह का एक ऑनलाइन में भी आया था, तो जरूरी है कि आप इनको समझ लें। तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उस पे सोचना, मतलब जो मूर्त अनुभव में है आपके, जो अनुभव आप ले चुके हैं उस पे सोचना कॉन्क्रीट थिंकिंग है। जो आपके सामने ही नहीं है, सिंबॉलिक या कॉन्सेप्ट्स पे सोचना, वो अमूर्त चिंतन है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं हम। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होता है, जब आप किसी एक अनुभव पे जो बीत चुका है उस पे प्रकाश डाल के एनालाइज कर रहे हैं, वो मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज में आ जाता है कि आप प्रकाश डाल रहे हैं कुछ एनालिसिस करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में समझ लेते हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या है भाई, कॉन्क्रीट थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं, और ये है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, अमूर्त चिंतन। कॉन्क्रीट थिंकिंग में आपको ये पता है, यहां पे ऑरेंज कलर अवेलेबल है, ठीक है ना, आपको ये पता है, यहां पे मुझे व्हाइट करना पड़ेगा, कि हमारा जो तिरंगा है, ट्राई कलर क्यों कहते हैं उसको। आपसे अगर कोई पूछ ले कि तिरंगा को ट्राई कलर, ये जो इंडियन फ्लैग है जिसको हम कह रहे हैं कि ये, कि भारत के झंडे में, हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं, आप फटाफट से बताएंगे भाई 3 कलर हैं। इतनी सुंदर तो मेरी ड्राइंग भी नहीं है जितना अच्छा मैंने बना दिया, वाओ। चलिए खैर, ये बात तो चलती रहेगी। तो हमने कहा कि ये क्या है, ट्राई कलर है ना, कि भारत के झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं, आप कहेंगे क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। और वो कौन से रंग हैं, आपने कहा भाई आपका सैफ्रॉन है, आपका व्हाइट है और आपका ग्रीन है, ठीक। तो सिंपल आंसर, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपने कॉन्क्रीट थिंकिंग करके दिखा दी, जो मूर्त आपको पता है झंडा कैसा दिखता है ना। अगर हम देखें इसी बात पे, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि भाई ये क्या प्रदर्शित करता है, ये सिंबल किस चीज का है, ये जो इसमें सैफ्रॉन कलर है वो किस चीज का सिंबल है, तो आप बताएंगे कि जी इस चीज का है। फिर आप ग्रीन के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे जी पीस का है ना। व्हाइट के बारे में बात करेंगे, आप कहेंगे पीस का है। ग्रीन के बारे में, तो सबका जब आप ये बता रहे हैं कि इनकी सिंबॉलिक महत्ता क्या है, ये कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब आप एक कॉन्सेप्ट पे सोच रहे हैं जो आपके सामने नहीं है, तिरंगे में लिखा तो नहीं है ना ऐसा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगी, जब आप बता रहे हैं कि ये हमारे देश की सॉवरेनिटी के लिए काम आता है, या हमारे क्या महत्व है इसका हमारे लिए। जबकि कॉन्क्रीट है, जो सामने है उस पर सोच करके आपने कोई जवाब दे दिया, जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है या तो जो अनुभव आपने लिया है, एक्सपीरियंस किया है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या है इस बात को समझने में, नहीं ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनएप्रोप्रिएट इन रेफरेंस टू इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। आकलन और मूल्यांकन के लिए कौन सा एक कथन अनुपयुक्त है। नॉट राइट चूज करना है, राइट नहीं, नॉट राइट। अनुपयुक्त चूज करना है, यानी इनकरेक्ट कौन सा एक ऑप्शन है। सीसीई के अंदर ही असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, मिनिमम है। Continuous and comprehensive evaluation covers both scholastic and co-scholastic aspects of students। ये बात मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के शैक्षिक यानी पेपर पेंसिल भी, और सह शैक्षिक यानी को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड ड्राइंग, पेंटिंग, व्हाटएवर, इनको इंक्लूड करता है। ये बात तो सही है, लेकिन हमें गलत बात चाहिए, इनएप्रोप्रिएट चाहिए, नॉट राइट चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज रिलेटेड टू रेमिडिएशन, यानी निदानात्मक परीक्षण जो है वो निवारण से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, आप बच्चे की डिफिकल्टी का पता लगाते हैं, बाद में रेमेडियल टीचिंग होती है कि उसको दोबारा समझाएंगे या नए तरीके से समझाएंगे। जो कमियां हैं, गैप्स को जानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट, गैप का पता लगाने के लिए कि बच्चे की लर्निंग में गैप्स कहां रह गए, कमी कहां रह गई है, और उसको फुलफिल करने के लिए रेमेडियल टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक के बाद डीआर से याद रखना, पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट और फिर रेमेडियल टीचिंग, ये दोनों प्रोसेस जो है फॉलो होती हैं निदानात्मक परीक्षण के अंदर, है ना। सी ऑप्शन है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डज नॉट मेजर इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस इन क्लासरूम सिचुएशन।
जबकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है, रचनात्मक आकलन या एफए जिसको हम कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा स्थिति में अनुदेशात्मक प्रगति को नहीं मापता है, यानी मेजर नहीं करता इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस को, कितना अच्छे से बच्चा सीख रहा है, प्रोग्रेस को नहीं मेजर करता। क्या करता है? पोल कहां गया मैडम जी? कितने परसेंट ने क्या दिया हमें पता ही नहीं है कुछ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप किताब बाद में पढ़ लीजिएगा प्लीज, फोन बाद में चला लीजिएगा, 1 ही घंटे की बात है ना। तो अगर हम देखें यहां पे, समेटिव असेसमेंट इज अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन यूज्ड बाय द टीचर एट द एंड ऑफ द होल इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, ये बात हम कह सकते हैं। तो सी यहां पे है कि क्योंकि ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको प्रोग्रेस का बता भी सकता है और फीडबैक भी दे सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। अगर हम देखें, ये क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर के अनुसार द स्टेजेस ऑफ लर्निंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ब्रूनर के अनुसार जो स्टेजेस हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ब्रूनर की टोटल स्टेज 3 है और 3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, 1 2 3 के फॉर्मेट में लगाना है। और ब्रूनर क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, जैसे प्याजे हैं, वाइगोस्की हैं, लेकिन ब्रूनर क्या है? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, संज्ञानात्मक रचनावादी हैं, ये कह सकते हैं, जो दिमाग थिंकिंग पे बेस्ड चीजों को लेकर के चलेंगे। ब्रूनर की थ्योरी हम बहुत अलग से नहीं पढ़ते, बस इनकी थ्योरी में जानने लायक भी इतना ही है, इन्होंने स्पाइरल करिकुलम भी दिया है कि कैसे प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को जोड़ के चलना है। डिस्कवरी लर्निंग की भी बात इन्होंने की है, खोज अधिगम की, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, बी ऑप्शन 31% लोग कह रहे हैं, जो कि एकदम गलत है ना। यही गड़बड़ आपने कर दी। सिंबॉलिक पहले नहीं आता, पहले आता है एनेक्टिव स्टेज। ये होता है बर्थ टू 3 इयर्स। एनेक्टिव स्टेज होती है सक्रिय। पहले बच्चा कोई भी चीज आप उसको दोगे, बुक भी दोगे, पलट पलट के देखेगा, कुछ तो करेगा, कोई भी एक्टिविटी करता है, तो सबसे पहले बच्चा सक्रिय होकर एक्टिविटी करके सीखता है। उसके बाद वो इमेजेस से भी सीखने लगता है। जब भी तो हम कहते हैं ना, हम एक्टिविटी कराते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो एक्टिविटी करा रहे हैं हम बच्चे को, यानी जब वो फिजिकली एक्टिव है तब सीखता है शुरुआत में। फिर आइकॉनिक स्टेज आती है सेकेंड नंबर पे, और आइकॉनिक स्टेज क्या है? 3 to 8 ईयर्स कहते हैं इसको। आइकॉनिक स्टेज है जब बच्चा इमेजेस के माध्यम से सीखता है, यानी अब आप उसको फोटो दिखाओ ए फॉर एप्पल का, वो सीख जाएगा, है ना, इमेजेस दिमाग में रखता है अपने, इसलिए आइकॉन्स कह रहे हैं हम, आइकॉनिक स्टेज है ना, प्रतिष्ठित या हिंदी में जो भी कहते होंगे। फिर आता है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक को हम प्रतीकात्मक कहते हैं, यानी 8+ ईयर्स, कई जगह पे आपको 7 से शुरू होती हुई दिख जाएगी, और 2 से 7 के बीच में ही प्याजे की स्टेज में आती है, बट इसमें 1 साल और, तो 1 आध साल का अंतर स्टेजेस में डिफरेंट थियरीज में होता है। तो सिंबॉलिक स्टेज आती है आपके सबसे अंत में। सिंबॉलिक स्टेज का मतलब है जब बच्चा लैंग्वेज के थ्रू सीख जाए, जब आप रिसर्च कर रहे हैं, खुद से सर्च करके, कुछ चीजें जान करके, सिंबल्स के माध्यम से जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे यहां लैंग्वेज लिखी हुई है, ये सिंबॉलिक थॉट है। क्या आपको जब आप 3 साल के थे तो ये क्वेश्चन करा दिया जाता, समझ आता? नहीं आता। आज आ रहा है, तब तो आपको एक्टिविटी करके ही समझ में आती थी। कोई कविता भी टीचर अगर कोई पोएम भी पढ़ाए तो आपसे एक्टिविटी कराए। तो सबसे पहली स्टेज होती है एनेक्टिव, कि जब आपको एक्टिविटी करके ही चीजें समझ में आती हैं। फिर होती है आइकॉनिक, जब आप पिक्चर्स देख के समझने लगते हैं कि अच्छा ये एप्पल है, ये आपका मैंगो है, ये फलाना है। ठीक, फिर सिंबल्स के माध्यम से, फिर आपको पेन दिखाने की जरूरत नहीं है, इसकी फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है पेन की, फिर आपको सिर्फ PEN पेन लिख दिया, समझ आ गया। सिंबल्स के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से आप सीखने लगते हैं। ठीक है जी, तो पहला ही ऑप्शन सही बनता है। सिंबॉलिक पहले नहीं आ सकता, सबसे पहले एनेक्टिव आएगा, उसके बाद जो है आपका सिंबॉलिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अज्यूम्ड टू रिमेन सेम अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। निम्नलिखित में से क्या मानव जीवन की एक निश्चित अवधि तक समान रहने वाला माना जाता है? यानी बहुत ज्यादा परिवर्तन जिस चीज में नहीं होता वो बताना है हमें। फटाफट से बताएंगे लाइक शेयर करते हुए, जल्दी से बताइए। क्या कह रहे हो भाई? हिंदी में पढ़ाइए मैम, प्लीज हिंदी में पढ़ाइए यार। हिंदी के लिए पूरा यूट्यूब भर चुका है, इतने टीचर्स हैं हमारे इंग्लिश मीडियम को पूरा हिंदी में कॉपी करके भी पढ़ा देते हैं, ऐसे भी महान टीचर्स हैं। तो टीचर्स की तो कोई कमी नहीं है, तो अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप उनकी मदद ले लीजिए प्लीज़। अदरवाइज मैंने नोट्स भी हिंदी में शेयर किए हुए हैं और मैं बाइलिंगुअल लेके चलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो मेजर मीडियम है वो इंग्लिश ही रहता है, चाहे वो लर्नर्स कम हो ज़्यादा हो। फोकस इसी बात पर रहता है कि क्योंकि कुछ जो टर्म्स हैं, वो मेरा स्टाइल भी है पढ़ाने का, और दूसरा जो टर्म्स हैं इंग्लिश में आपकी ज़्यादा मदद करते हैं। चलिए खैर समझते हैं, डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, चलिए समझते हैं कहानी है क्या। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अज्यूम टू रिमेन सेम अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। निम्नलिखित में से क्या मानव जीवन की एक निश्चित अवधि तक समान रहने वाला माना जाता है? क्या कहेंगे हम इसको? मेंटल एज नहीं, ये तो एज के अनुसार बढ़ती रहती है वैसे तो। क्रोनोलॉजिकल एज होती है जब से आप पैदा हुए हैं, तो ये भी बढ़ती रहेगी, हर दिन बढ़ रही है। मेंटल एज डिपेंड करता है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है आपकी एज के अनुसार।
ये हमें इस पे कुछ हम कह नहीं सकते। इंटेलिजेंस कोशेंट जो है वो भी सेम रहता है अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, या हम कह सकते हैं थ्रू आउट लाइफ आईक्यू में बहुत ज्यादा परिवर्तन आपके नहीं होता, बुद्धि लब्धि में ये स्टेबल रहता है बहुत हद तक, है ना। वही बात आ रही है बॉडी हाइट की, यानी आपकी जो शरीर की ऊंचाई है एक मानव जीवन की एक निश्चित अवधि तक समान रहने वाली मानी जाती है। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन्होंने आंसर किसको माना है। ये वाला क्वेश्चन भी किसी एक एग्जाम में आया हुआ, इसी में आया हुआ है, वेस्ट बंगाल टेट में ही। मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए हैं आज, क्योंकि बड़े अच्छे क्वेश्चन थे और ऊपर से जो है सिलेबस मैच होता है आपका बिल्कुल। देखिए बॉडी हाइट इन्होंने चूज किया है कि इंटेलिजेंस कोशेंट चूज किया है, इसे हमें देखना होगा, क्योंकि आंसर दोनों ही सही हो सकते हैं। ये किस कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था उस पर निर्भर करेगा, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक निश्चित अवधि तक सेम रहती है, तो ये अलग तरीके से पूछना चाहिए था। अगर थ्रू आउट लाइफ लिखते तो 100% आईक्यू हो जाता, लेकिन अभी भी 50-50 चांसेस हैं। तो हम दोनों पे ही एक स्टार मार्क लेके चलेंगे। इनकी आंसर की आ जाएगी आपका पेपर होने से पहले, और तब मैं आपके साथ ये फाइनल डिस्कस कर लूंगी। अभी हम जो मुझे लगता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अज्यूम्ड टू रिमेन सेम अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ, एक सर्टेन पीरियड तक आपके ह्यूमन लाइफ के, तो इसमें आंसर बॉडी हाइट भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आईक्यू सोच के ये बनाया गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि कई बार डिपेंड करता है एग्जामिनर किस थॉट से क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना। तो हम इस पे आईक्यू और इन दोनों में से अगर आपने कुछ भी चूज किया तो दोनों के साथ जा रहे हैं, इसको करेक्ट मैं तब कर लूंगी। लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग, अगर थ्रू आउट लाइफ लिखा होता तो 200% फिर आईक्यू हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्योंकि आईक्यू में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं और समझते हैं। तो 2 क्वेश्चन आज के ऐसे हैं जिनको हमें मार्क करके रखना है, ठीक है ना। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ फिर भी अच्छे से समझ में आता है। देखिएगा, समझते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है शिवम। चलिए आ जाइए, समझते हैं कहानी क्या है। आज पोल वाली दीदी नहीं है क्या? बिल्कुल है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैच लिस्ट 1 एंड 2। मैच लिस्ट 1 एंड 2, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। सेल्फ एस्टीम नीड्स, मैस्लो की हायरार्की पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, मैंने बताई हुई है। और मोटिवेशन में ये मैं हर साल डिस्कस करती हूँ, क्या पता कब टपक जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पहले आया हुआ है। जब आप बहुत पुराने पेपर्स उठा करके देखेंगे, जिन्हें पता होगा उन्हें पता होगा कि मैंने क्वेश्चन आपसे कराए भी हुए हैं 2013, 14, 15, उस दौरान ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते, मतलब एक आध क्वेश्चन जरूर आता था। तो सेल्फ एस्टीम नीड्स यानी आत्मसम्मान की जरूरत क्या है? मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं, ये तो लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड है। डी के साथ तो सेकंड जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें सेल्फ एस्टीम, तो इज्जत चाहिए हमें, रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स, यस, तो ये ए के साथ 5 जाएगा। ए के साथ 5 देखना भाई किधर है, यहीं पे है ना। फिर बी के साथ थर्ड, तो बी क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। थर्ड क्या है? रियलाइजिंग वंस ओन पोटेंशियल, कि आपका क्या हाईएस्ट पोटेंशियल हो सकता है, आप बने किस लिए हैं, तो ये बात भी सही है भाई। सी ऑप्शन है सेफ्टी नीड, कि आपको सेफ्टी महसूस करनी है ना। तो सेफ्टी महसूस करने के लिए आपको चाहिए क्या? शेल्टर चाहिए। और बिलोंगिंगनेस नीड्स आपकी पूरी होंगी मीनिंगफुल रिलेशनशिप से, तो सी के साथ तो आपका सेकंड जाएगा, बिल्कुल बात पक्की है। तो सी के साथ सेकंड यहां नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हो गया, सी नहीं जाएगा। सी नहीं जाएगा क्योंकि यहां पे इन्होंने ये गड़बड़ कर दी है। सी के साथ फोर्थ नहीं हो सकता, रिकॉग्निशन या रिफ्रेन फ्रॉम एंजाइटी, वो बिलोंगिंगनेस नहीं होता। सेफ्टी नीड्स में आ जाएगा रिफ्रेन फ्रॉम एंजाइटी, ठीक है जी। तो ये हुई एक बात, सेफ्टी नीड सी है और सी का जो है वो 4 होगा। भाई सेफ्टी का मतलब क्या है? कि आप चिंता से बचे रहें। आपको पता है आपके बैंक में कुछ बैलेंस है, आपको कल शेर आके नहीं खा जाएगा, सर्दी में आपको रोड पे नहीं सोना पड़ेगा, आपके पास एक घर है, तो आपको उस चीज की एंजाइटी नहीं है, उसको सेफ्टी नीड कहते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान पर खेल करके क्या कर दिया? देश को बचाया, जबकि उनको पता था उनके जान को खतरा है। तो उन्होंने अपनी कौन सी नीड्स को सेक्रीफाइस किया? तो उन्होंने अपनी सेफ्टी नीड्स को सेक्रीफाइस किया, और वो किस लेवल पे थे? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कह सकते हैं। दूसरा क्या है? एक मां है जो अपने बच्चे को बेच देती है क्योंकि उसे खाना नहीं मिला था कई दिनों से, तो वो कौन सी नीड्स की वजह से ऐसा करती है? तो नीड हो जाती है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। क्या होती है आपकी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो सबसे पहली आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, मतलब खाने को तो मिल जाए, तो वो नीड फुलफिल नहीं हो पा रही थी, और उन्हीं फिजियोलॉजिकल नीड्स की वजह से मिड डे मील को स्कूल में लाया गया है। ये बेंड्यूरा की थियरी है। तो ये हुई एक बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 9 अपना। देखिएगा ये अगेन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ना। मुश्किल, देखिए ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, बट क्योंकि ये डिजाइन उस तरह से हैं कि आपको मैच करना पड़ेगा, तो मैच करने में जिनका कॉन्सेप्ट हल्का सा भी इधर उधर हुआ या ध्यान कई बार भटक गया, तो वो मेरे से भी गलत हो सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन में प्रॉब्लम है,
8, अच्छा अभी देख लेंगे, डोंट वरी, अभी चेक कर लेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर दो एक बार, फिर हम आते हैं 8 पे, ठीक है जी। तो अभी तो हम 9 पे पहुंचे भाई, 10:30 बज गए, आज वैसे लेट शुरू हुआ था सेशन, कोई बात नहीं, थोड़ी सी स्पीड भी इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन को तो समझना ही पड़ेगा। ए ऑप्शन कह रहे हैं 35% लोग। इस तरह के क्वेश्चन को, या शायद सेम ही क्वेश्चन हमने कल भी किया था और आपको दिक्कत आई थी, दोबारा समझाने की बात कर रहे थे। स्कीमा का मतलब होता है आपका मेंटल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ थॉट को स्कीमा कहते हैं। आज ही प्याजे पढ़ते समय बैच में आपको बताया था। ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड यानी सी और डी ऑप्शन में से कोई एक होगा जहां ए का सेकंड है, ठीक है ना। देखते हैं फिर। बी ऑप्शन है एसिमिलेशन, आत्मसात करना, नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं आप। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन, अचीविंग कॉग्निटिव बैलेंस, ये तो इक्विलिब्रेशन हो जाएगा। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू मेंटल स्ट्रक्चर्स, तो ये बी का 4, बी का 4 यहां पे भी है, यहां पे भी है। अब सी चेक करते हैं, एकोमोडेशन, मॉडिफाई करेंगे आप एग्जिस्टिंग स्कीमा को, यानी सी का होगा फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट तो भाई यही है, ठीक। फिर आता है डी, इक्विलिब्रेशन का मतलब ही होता है बैलेंस। बैलेंस कहां दिख रहा है आपको? बैलेंस, अचीविंग कॉग्निटिव बैलेंस थ्रू अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट, या जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये आपका परफेक्ट जवाब बन गया सी ऑप्शन। डी नहीं बन पाएगा क्योंकि वो जो सी ऑप्शन है उसका फर्स्ट, सी का थर्ड कहता है वो, सी का थर्ड मतलब एकोमोडेशन का, ये अचीविंग कॉग्निटिव बैलेंस, जो कि इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है, संतुलन का मतलब होता है जब आप बैलेंस तलाश रहे हैं, नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचनाओं में फिट करना, यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड कर दिया आपने कुछ और। आपका कैट का स्कीमा था, ब्लैक कलर की कैट देखी, फिर व्हाइट की देखी, ऐड कर लिया, इसको एसिमिलेशन कहते हैं, यानी आपने नई जानकारी को मौजूदा सूचना में ऐड कर लिया। तो बी का 4 हो गया। स्कीमा क्या है? जो आपकी विचार का एक संगठित पैटर्न, मेंटल स्ट्रक्चर, तो ए का सेकेंड हो गया। सी का, जिसको हम आवासीय समायोजन कहेंगे इसको, कि आपने नई जानकारी को जोड़ने के लिए मॉडिफाई किया पुरानी जानकारी को। बैलेंस है जब आप क्या कर रहे हैं, अनुकूलन और समायोजन के माध्यम से इक्विलिब्रेशन अडेप्ट कर रहे हैं, यानी बेसिकली आपको पता है इक्विलिब्रियम कैसे अडेप्ट मतलब अचीव होता है। बैलेंस जिसको हम कह रहे हैं, पियाजे की थियोरी में इक्विलिब्रियम अचीव होगा 2 प्रोसेसेस से। इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस की स्थिति, जो आपके दिमाग में है और जो दुनिया में है वो दोनों बैलेंस में है, यानी अडेप्टेशन के माध्यम से, अनुकूलन जिसको कहते हैं। और अडेप्टेशन में क्या प्रक्रियाएं हैं? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कुछ ऐड करना, एकोमोडेशन का मतलब है कुछ मॉडिफाई करना। फिटिंग समथिंग न्यू इन एग्जिस्टिंग स्कीम, एसिमिलेशन आत्मसात करना, मॉडिफाई करना एकोमोडेशन है। सिंपल बात। ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं, जिसको हम एडजस्टमेंट कह सकते हैं यहाँ पे, कि आपने ब्रेन में ऑर्गेनाइज की हुई है चीजें, जैसे आप एक ट्रॉली बैग में जब आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो अपने एक बैग में ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सामान यहां रख लिया, फिर यहां रख लिया, फिर यहां रख लिया, ऐसे आप अपने ब्रेन में भी करते हैं। अगर ये चीजें बैलेंस में नहीं होंगी तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, इम्बैलेंस की स्थिति आ जाएगी। एक बार 8th क्वेश्चन के लिए कोई बोल रहा था कि एक बार आप चेक करा दो, ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं। लेट्स सी, 1 मिनट में देख लेते हैं। गर्मी लग गई बहुत ही तेज। देखो एक बार, निशा अपना कंबल वंबल ओढ़ के अब तैयार हो जाएगी। देखो एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसको इस तरह से देखेंगे एक बार, है ना। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम फंस जाएंगे, नहीं फंसना नहीं है हमको, ठीक है ना, हमको फंसना नहीं है। क्लियर है बात? फैज अहमद, अच्छा जी, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, सारी चीजें रिवाइज हो गई। हाँ, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। कोई तो कुछ पूछ रहा था यार, मैराथन एसएसटी की तो नहीं होगी, कोई 1 शॉट के बारे में कुछ कह रहा था। मैं 3 सब्जेक्ट का 1 शॉट लूंगी, या उसको आप मैराथन कह लीजिए, जो आपका कमिंग जनवरी 1st वीक में ही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा एक बार, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो लिस्ट 1 थी सेल्फ एस्टीम नीड्स, यानी आत्मसम्मान की जरूरत। किसके साथ जुड़ी हुई है? आत्मसम्मान है दूसरों से पहचान, यानी ए का 5 हो गया ऑप्शन, ए के साथ 5, ठीक। आत्मबोध की आवश्यकता, कि आपका मतलब क्या है, अपनी क्षमता का एहसास, हाईएस्ट पोटेंशियल, यानी बी के साथ क्या जाएगा? बी के साथ जाएगा आपका 3rd, बी के साथ गया 3rd, बी के साथ 3rd, ए का 5, बी का 3rd, ये रहा, बस सी में ही तो है अवेलेबल। फिर भी चेक कर लेते हैं। सुरक्षा की जरूरत, यानी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स होती है जब आप चिंता से मुक्त होकर बाहर आके आपको शेर ना खा जाए कहीं, है ना, कोई गोली ना लग जाए आपको, ऐसे माहौल में ना रह रहे हो। मान लीजिए कोई सीरिया में रहेगा, कोई अफगानिस्तान में रहेगा, वो सेफ नहीं फील करेगा वहां, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? सेफ्टी नीड्स आपकी जुड़ी हुई है सीधा सीधा। रिफ्रेन फ्रॉम एंजाइटी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है आपका हाईएस्ट पोटेंशियल, यानी बी का 3rd। ए सेल्फ एस्टीम नीड है आपकी इज्जत वाली, कहां है वो इज्जत? रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स, तो ए का 5, हाँ ए का 5 है। बी का आपका 3rd, तो बी का 3rd है,
सी की अगर हम बात करें सेफ्टी नीड की, तो सेफ्टी नीड है एंजाइटी से बचना, तो सही तो है, क्या दिक्कत है। और फिर आता है फोर्थ बिलोंगिंगनेस नीड, यानी लव एंड बिलोंगिंगनेस, तो डी का बचेगा ही आपका मीनिंगफुल रिलेशनशिप से लव एंड बिलोंगिंगनेस आता है, तो डी का सेकंड। क्या दिक्कत है यार इसमें, सही तो मैच हो रहा है, क्यों परेशान हो जाते हो, हाँ काहे परेशान होते रहते हो, सही तो है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th हम कर चुके हैं, 10th पे आते हैं, थोड़ा आपको तसल्ली देते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आज आपने कर लिए, सर में दर्द हो गया होगा। देखो एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो जवाब दीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत पेडागोजी पेडागोजी चिल्लाते हैं हम, बताइए जरा पेडागोजी के बारे में। कोई तो कह रहा है कि आपने डी बोला था, हाँ बोलने में कई बार ना फ्लो में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट मैच विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की अवधारणा से मेल नहीं खाता है, क्या मेल नहीं खाता है, तो बताइए क्या मेल नहीं खाता है। तो आपको पता है पेडागॉग हम टीचर को कहते हैं, बेसिकली बच्चे को नीड में रख करके ही आपके मेथड्स बनने चाहिए, जो मेथड्स पेडागोजी से जुड़े होते हैं कि आप कौन से तरीके अपनाएंगे पढ़ाने के लिए। तो पेडागोजी इज रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द लर्नर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें गलत बात चाहिए, नहीं पूछा है। पेडागोजी इज इंडिफरेंट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस, यही बात गड़बड़ हो गई कि शिक्षा शास्त्र सांस्कृतिक प्रभाव के संदर्भ में उदासीन है या तटस्थ है, मतलब इनडिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस संस्कृति से आ रहे हैं, बच्चे की संस्कृति को ध्यान में ही नहीं रख रहे और मेथड पढ़ा रहे हैं जिससे अपना मन करे, तो कोई फायदा नहीं है। बच्चे के कल्चर को ध्यान में रखना है, इंडिफरेंट नहीं होना है, उससे कनेक्टेड फील कराना है। इंडिफरेंस का मतलब होता है फर्क ही नहीं पड़ रहा बच्चा किस संस्कृति से आता है, जबकि आपको हर बच्चे को इंक्लूड करना है, वो अपने घर से जो भी लेके आए, उसकी भाषा हो, उसकी संस्कृति हो, उसके एग्जाम्पल्स हो, उन सबको इंक्लूडेड महसूस कराना है बच्चे को। उस आधार पर आपको अपने मेथड को चूज करना है कि हर बच्चा और उसकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उसको यूज किया जा सके। तो ये बी ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। पेडागोजी चेंजेस विद द चेंज इन द करिकुलम, हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर हम करिकुलम में चेंज करेंगे तो पढ़ाने के तरीके में भी चेंज करना पड़ेगा। अगर सीटेट में 2 महीने हैं और पहले 6 महीने दिए जाते थे, तो अगर मैं पहले बैच में मान लीजिए 60-70 क्लास ले रही हूँ सीटेट के लिए, तो आज वो 30-40 करनी पड़ेंगी और उस अप्रोच से पढ़ाना पड़ेगा जिस अप्रोच की जरूरत है। अगर नए क्वेश्चन आए हैं तो वो नए तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। तो करिकुलम में चेंज होगा यदि, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेडागोजी में चेंज लाना पड़ेगा, पढ़ाने के तरीके में चेंज लाना पड़ेगा। पेडागोजी क्या है, पढ़ाने का तरीका एक तरह से, तो ये बात तो सही है। पेडागोजी इज इवॉल्विंग इन नेचर, समय के साथ प्रकृति में विकसित होती रहती है शिक्षा शास्त्र, अपने हमेशा सेम थोड़ी रहती है, डायनेमिक है, बात सही है। तो एक ही बात गलत थी, वो है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इन द रिवीजन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव डोमेन द इंक्लूडेड एंड रिप्लेस्ड आइटम्स आर रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में भी आप लोग गलती करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। अगर हम बात करें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, तो ये बेसिकली कि आप पढ़ाएंगे कैसे, इस बारे में कई सारी चीजें हैं, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन है, दिमाग से जुड़ा हुआ, जिसमें 6 लेवल्स हैं। ये इसमें मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाई हुई है, एक आध क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले तो पता होना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी से आते नहीं है आपके सीटेट में। फिर भी आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर में अगर पूछा जाता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आई थिंक जो सबसे पहली बार हुआ था उसमें आए थे क्वेश्चन। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव डोमेन, अब आपको पता है सब में आईएनजी लगा दिया, वर्ब फॉर्म बन गया नाउन फॉर्म से। तो आपसे पहले पूछा है दैट, पहले मैं आपका आंसर देख लूं, बी ऑप्शन कह रहे हैं 33% लोग, गलत हो गया। देखिएगा यहां पे पूछा है दैट इंक्लूडेड एंड रिप्लेस्ड आइटम्स, इंक्लूडेड आइटम है क्रिएटिंग, सिंथेसिस का नाम बदल के कर दिया क्रिएटिंग, और रिप्लेस क्या किया गया, सिंथेसिस को किससे इंक्लूड करके, क्रिएटिंग को, तो डी ऑप्शन हुआ। वैल्यूइंग क्या होता है, ये तो अलग, ये और वैसे भी वैल्यूइंग तो आता ही अफेक्टिव डोमेन में है, इमोशंस वाले में, ये तो कॉग्निटिव डोमेन में आता ही नहीं है वैल्यूइंग। तो इंट्रोड्यूस किया गया क्रिएटिंग को, सिंथेसिस का मतलब है, दूसरा मतलब है इसका क्रिएट करना, कुछ नया बनाना, जब आप अपनी कविता लिख रहे हैं, है ना, और सिंथेसिस जिसको हम कहते थे अब उसको क्रिएटिंग कहते हैं। तो इसको रिप्लेस कर दिया सिंथेसिस को, किससे, क्रिएटिंग से। सबसे पहले क्या पूछा था, इंक्लूड क्या किया, क्रिएटिंग को, रिप्लेस किसको किया, सिंथेसिस को, किससे किया, क्रिएटिंग से, सिंपल बात, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 12, अ टीचर आइडेंटिफाइज द डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ चाइल्ड व्हाइल रीडिंग इंग्लिश प्रोज लाउडली, दिस मे बी कॉल्ड। एक शिक्षक अंग्रेजी गद्य को जोर से पढ़ते समय एक बच्चे के उच्चारण में कठिनाई की पहचान करता है। भाई लाउड रीडिंग हो रही थी क्लास में और पता लगाया गया कि लाउड रीडिंग जो है
हो रही है और टीचर ने देखा कि बच्चे के उच्चारण में कुछ समस्या है, कोई एक बच्चा है क्लास में जिसकी प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ है, उसको कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा? ये किसको क्या कहेंगे? असेसमेंट फॉर लर्निंग कहेंगे। देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं होगा क्योंकि ये एंड ऑफ द टर्म होगी, ऐसे है ये तो जजमेंट के लिए, मार्क्स के लिए होगी। फॉर लर्निंग हाँ हो सकता है, सबमेटिव इवैल्यूएशन भी नहीं होगा। ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कह सकते हैं कि नैदानिक परीक्षण, लेकिन ये कोई अलग से टेस्ट थोड़ी दिया था। गैप्स को जांचने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है कि आपने कुछ डिजाइन ही इसलिए किया है कि आप कमियों का पता लगा पाए, लेकिन यहां पे नॉर्मल क्लासरूम एक्टिविटी थी। ड्यूरिंग क्लासरूम आपको पता लगा कि भाई बच्चे के प्रोनाउंसिएशन में समस्या है। ये अगर ऐसा लिखा होता कि आपकी जो रीडिंग का पूरा सेशन है वो ऑर्गेनाइज इसलिए कराया गया है ताकि डिफिकल्टीज का पता लग सके, तो आंसर डी हो जाता, नो डाउट। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग के साथ हमें जाना चाहिए मेरी बेस्ट नॉलेज में। ठीक है जी, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि ये पर्पस ये नहीं था कि कमी का पता लगाना है, पर्पस था चैप्टर पढ़वा रहे हैं आप, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के दौरान ही आकलन हो गया और आप उसको फिर इंप्रूव कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, अ फिलोसोफर हैज डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। एक फिलोसोफर में किस प्रकार की बुद्धि होगी? एक स्कल्पचर में, एक मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि होगी? तो फिलोसोफर में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है क्योंकि वो खुद को जानता ज्यादा बेहतर से है, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, है ना, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं फिलोसोफर्स। और स्कल्पचर जो मूर्तिकार है उसकी कौन सी बुद्धि बेहतर होगी? स्पेशल इंटेलिजेंस। अगर उसको, स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब है दिशाओं का प्रॉपर ज्ञान। अगर नाक हल्की सी भी इधर से उधर बन गई तो कुछ और बन जाएगा, जैसे हमारी ये स्केच बनी हुई है, दे दो जरा। हाँ, तो ये एक स्केच है, किसी हमारे लर्नर ने दिया था, किसी ने, क्या नाम तो लिखा ही होगा, मनीष। तो मनीष ने दिया था, बहुत अच्छा सा एक स्केच है। इसमें भी हम कहेंगे स्पेशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मेरी शक्ल है, उसको प्रॉपर ध्यान से बनाना, कहाँ से हल्का सा भी इधर उधर ना हो जाए। हल्का सा हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा मैं पहचानने में कम आती हूँ नाक थोड़ी मोटी हो गई, लेकिन हम ये कहेंगे कि मुझसे और आपसे तो बहुत ज्यादा है उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस, है ना। तो स्पेशल इंटेलिजेंस चाहिए मूर्तिकार में, या कोई भी अगर ड्राइंग पेंटिंग में भी अच्छा है उसमें भी स्पेशल इंटेलिजेंस होगी। इंट्रापर्सनल यानी खुद को जानना, खुद के थॉट्स को जानना, ठीक है ना। तो इंट्रापर्सनल फिलोसोफर में चाहिए, स्पेशल इंटेलिजेंस चाहिए आपकी गूगल मैप वाली आंटी में होती है कि इधर से लेफ्ट लो, उधर से राइट लो, दिशाओं का ज्ञान। अब ये भी तो दिशाएं है ना, शेप और साइज भी क्या है? दिशाई तो है, हल्का सा भी इधर उधर हुआ मामला खराब हो जाएगा। अगर यहां पे आपसे इंटरपर्सनल पूछा है तो या तो ये लीडर, किसी पॉलिटिकल लीडर की बात करेगा क्योंकि वो लोगों को समझने में, टीचर भी हो सकते हैं वहां पे, थेरेपिस्ट हो सकता है कई बार। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये हावर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है। ये सब बातें एक्स्ट्रा हम करेंगे कहां? मैराथन सेशन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अभी तो उसको टेस्ट की तरह ही ले लेते हैं। वाइल डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंसी, डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड आपको पता है 2 से 6 वर्ष, और इन्फेंसी आपको पता है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, ठीक है जी। तो कौन सी एजेंसीज हैं, यानी सामाजिकरण के वाहक। सामाजिकरण क्या होता है? समाज में रहते कैसे हैं, उसके तौर तरीके। तो सामाजिकरण के वाहक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फेंसी में, तो परिवार होगा, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष में सबसे ज्यादा बच्चा कहां रहेगा? परिवार। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है इस दौरान, बिल्कुल सही बात है। और अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा प्ले वे में जाएगा, आस पड़ोस में जाएगा खेलने, तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाएगा, फैमिली के अलावा। तो जन्म से 2 वर्ष में प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, और सेकेंडरी जो है आपका अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ अटेंशन एंड इंपल्सिव बिहेवियर। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशीलता है। बच्चे उछलते कूदते रहेंगे, अटेंशन एक जगह पे टिका करके नहीं बैठ पाएंगे, ध्यान एक जगह पे टिक नहीं पाता। इसको ADHD कहते हैं, इसको डिसलेक्सिया नहीं कहते। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना, न्यूनता अवधान क्या कहेंगे? विकार कहते हैं इसको हम। तो ये ADHD है, ये तो डिसलेक्सिया नहीं है। स्पीच डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैटरिंग एंड एरर्स इन आर्टिकुलेशन, यानी एक भाषण विकार है जहां बच्चा हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना होता है। तो वो अफेजिया एक बार को हो सकता था कि बोलने में दिक्कत है या भाषा को समझने में दिक्कत है, यहां पे बोलने की तो दिक्कत नहीं होती, डिसलेक्सिया। लोकोमोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रॉस मोटर इंपेयरमेंट। लोकोमोटर डिसऑर्डर वो होता है जो चलने फिरने या हड्डियों में दिक्कत जिनके होती है, व्हील चेयर पे है यदि कोई बच्चा है, या बैसाखियों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये आपके RPWD एक्ट में सारे मेंशन्ड है। तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी नहीं है कि हड्डियों में दिक्कत है। डी ऑप्शन है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन रीडिंग, यानी ये एक
तंत्रिकीय विकार है जिसका संबंध पढ़ने में होने वाली कठिनाई से है।